और आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का 62वां जन्मदिन है। सीधे आपको ले चलते हैं वहां पर, कुछ कह रही हैं। पूरी कोशिश करते हैं। इस प्रकार से बीएसपी द्वारा यह एक ऐसी समाज सेवा है जो सत्ता में नहीं रहने पर भी हर वर्ष लगातार जारी रहती है। इसके साथ ही इस मौके पर मैं अपनी पार्टी के बारे में ये भी कहना चाहूंगी कि पूरे देश में बीएसपी ही केवल अकेली एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय संविधान के मूल निर्माता और यहाँ जातिवादी व्यवस्था व सांप्रदायिकता के अभी तक भी शिकार चले आ रहे विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के एकमात्र रहे मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर ही इनका हर स्तर पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से विकास व उत्थान करना चाहती है। और इस बात का खास उदाहरण उत्तर प्रदेश में 4 बार रही हमारी पार्टी की सरकार की इन वर्गों के हित व कल्याण में लिए गए अनेकों ऐतिहासिक फैसले व नीतियां हैं और जिनको वास्तव में अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ही मैंने अपनी पूरी जिंदगी भी समर्पित की है। ऐसी इस अम्बेडकरवादी पार्टी को खासकर यहाँ जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टियां कतई भी पसंद नहीं करती हैं, अर्थात इस पार्टी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती हैं। इसी मानसिकता के तहत चलकर ही शुरू में कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों ने और अब वर्तमान में बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने भी किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके हमारी पार्टी को कमजोर करने व इसे खत्म करने की भी पूरी कोशिश की है, जिसमें इनको अभी तक भी पूरे तौर से सफलता नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में अब ये दोनों पार्टियां व इनके सहयोगी दल भी आए दिन अपनी कमजोर होती हुई स्थिति को देखते हुए इन वर्गों के वोटों के स्वार्थ में अपने हर छोटे बड़े कार्यक्रम में विशेषकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो व चित्र आदि लगाना तथा इनका नाम भी लेना अक्सर नहीं भूलते हैं, जबकि वास्तव में इन वर्गों का हर स्तर पर शोषण करने वे अपने देश के संविधान के पवित्र उद्देश्यों को फेल करने के मामले में भी अभी तक यहाँ कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के लोग ये दोनों ही चोर मौसेरे भाई नजर आते हैं। और इस संदर्भ में सबसे पहले मैं खासकर कांग्रेस पार्टी से, जो अब ये पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान खतरे में बताकर वह इसकी आड़ में इन वर्गों का वोट लुभाने में लगी हुई है, इस पार्टी से मीडिया के माध्यम से मैं ये जानना चाहती हूँ कि सन 1951 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश के प्रथम कानून मंत्री के पद से अपना इस्तीफा क्यों देना पड़ा था। इसके साथ साथ इसी कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद केंद्र में लंबे अरसे तक अपने सरकार के रहते हुए भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित क्यों नहीं किया था। इसके साथ ही इस पार्टी ने केंद्र में अपनी सरकार के दौरान देश के अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू क्यों नहीं किया था, जिसका फिर आगे चलकर बीएसपी के अथक प्रयासों से पूर्व प्रधानमंत्री श्री बीपी सिंह की सरकार में इसके लागू किए जाने का फिर बीजेपी ने भी इसका काफी डटकर विरोध किया था। और अब वर्तमान में केंद्र में बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की सरकार के चलते हुए इस पार्टी ने भी देश के खासकर दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के शिक्षा व नौकरी आदि के क्षेत्र में विभिन्न हथकंडों के जरिए इनके आरक्षण की व्यवस्था को अधिकांश
निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाकर इन्हें काफी ज्यादा बेरोजगार बनाए रखा है। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी जो इन वर्गों का हर स्तर पर आए दिन काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि हो रहा है, जिसके अनेकों उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं, जिन्हें यहाँ मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। अर्थात अभी तक भी ये बंद क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी मायावती को सुन रहे थे आप, उनका 62वां जन्मदिन है आज और इसी मौके पर वो बात कर रही थी। और सीधे आपको एक बार फिर से बढ़िए चलते हैं। हमारी पार्टी बीएसपी इन वर्गों को अपने पैरों पर खड़ा करने व इन्हें हर स्तर पर जुर्म जाति से निजात दिलाने के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी संविधान की रक्षा करने व उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए भी पूरे जी जान से ही नहीं बल्कि अपना सब कुछ कुर्बान करने को भी हमेशा तैयार रहती है। और इसके लिए हमारी पार्टी बीच बीच में काफी संघर्ष भी करती रही है और आगे भी करती रहेगी, जिससे अब वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के पद चिन्हों पर चलकर ही बीजेपी व आरएसएस तथा इनकी केंद्र एवं राज्य सरकारें भी हर प्रकार के घिनौने हथकंडे व षड्यंत्र आदि इस्तेमाल करके हमारी पार्टी को कमजोर व खत्म करने में ही लगी हुई हैं। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि देश में सन 2014 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में और पिछले वर्ष सन 2017 में खासकर बीएसपी के मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के हुए विधानसभा आम चुनाव में भी बीजेपी ने ईवीएम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी व बेईमानी आदि करके पहले इन्होंने यहाँ हमारी पार्टी को जबरदस्त राजनीतिक नुकसान पहुंचाया है और इसके बाद फिर इन्होंने एक सोची समझी राजनीतिक साजिश व षड्यंत्र के तहत ही चलकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सब्बीरपुर गांव में अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके वहां क्षत्रियों व दलितों के बीच में भयंकर जातीय संघर्ष करवाया है। और फिर इसकी आड़ में इन्होंने हमारी पार्टी को कमजोर व खत्म करने की भी पूरी कोशिश की है, लेकिन हमारी पार्टी की सूझबूझ की वजह से इनका ये गेम प्लान कामयाब नहीं हो सका था। तत्पश्चात राष्ट्रपति पद के लिए भी विपक्ष का उम्मीदवार दलित वर्ग से खड़ा करवाने की वजह से इनका दलित कार्ड खेलने का भी एक गेम प्लान पूरी तरह से विफल हो गया था, जिससे दुखी होकर ही फिर इन्होंने एक सोची समझी राजनीतिक साजिश व षड्यंत्र के तहत ही मुझे राज्यसभा में पूरे ठीक ढंग से बोलने तक भी नहीं दिया था, खासतौर से सब्बीरपुर कांड को लेकर, जिससे मैं इनकी इन सब घिनौनी व जातिवादी साजिशों क्यों नहीं मुझे बोलने दिया इन्होंने, जिससे मैं इनके इन सब घिनौनी व जातिवादी साजिशों व षड्यंत्रों का पर्दाफाश न कर सकूं। ऐसी स्थिति में फिर मुझे मजबूरी में पिछले वर्ष दिनांक 18 जुलाई सन 2017 को देश के खासकर दुखी, पीड़ित, शोषित व अन्य मेहनतकश लोगों के हितों में राज्यसभा से इस्तीफा तक भी देना पड़ा है, ताकि इनके इन सब गलत कारनामों के विरुद्ध फिर खुलकर लड़ाई पूरे देश में लड़ी जा सके। जो ये अभियान पिछले वर्ष से शुरू कर दिया गया है, जो अभी तक भी लगातार जारी है। हालांकि इन्होंने मेरे विरुद्ध संसद में वैसे ही विरोध की जातिवादी रणनीति अपनाई है जैसे कि सन 1951 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विरुद्ध भी अपनाई गई थी, जिसकी वजह से फिर इनको भी देश के खासकर दबे कुचले एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के हितों में केंद्र में अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिनसे प्रेरित होकर ही अब मेरे दिए गए इस इस्तीफे का भी पूरे देश भर में विशेषकर इन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा व्यापक प्रभाव पड़ा है।
और इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों के साथ साथ अन्य सभी समाज के दुखी व पीड़ित लोगों के ऊपर भी इसका काफी कुछ प्रभाव पड़ा है, जिसका ये परिणाम है कि इस बार उत्तर प्रदेश के हुए शहरी निकाय के चुनाव में बीएसपी का काफी अच्छा रिजल्ट आया है, जबकि चुनाव में बीजेपी के लगभग 45% उम्मीदवारों की जमानत तक भी जब्त हो गई है, जैसा कि किसी ने सोचा भी नहीं था। इसके अलावा अब तो पूरे देश भर में बीजेपी व आरएसएस के खासकर जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी रवैये के विरुद्ध तथा सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के मामले में भी इनके निरंकुश, अड़ियल व मनमानी वाले रवैये के विरुद्ध भी काफी ज्यादा तेज आवाजें उठने लगी हैं, जिससे इनकी केंद्र व राज्य सरकारों की भी अब काफी साख गिरने लगी है। और इस संबंध में ताजा उदाहरण गुजरात विधानसभा का हुआ आम चुनाव है, जहां हर हर मोदी व घर घर मोदी के नारे वाले श्री नरेंद्र मोदी इस बार वहां बेघर होते होते बाल बाल बचे हैं। हालांकि ये बाल बाल भी नहीं बचते यदि यहाँ देश के अन्य राज्यों की तरह दलितों का 18 या 20% भी वोट होता, क्योंकि यहाँ गुजरात में दलितों का केवल लगभग 7% के करीबी वोट है, जिसमें से मेरे अपने खुद के समाज का भी वोट लगभग 2.5% ही है। वरना यहाँ घटित हुआ दलित उत्पीड़न, ऊना कांड इनको इस बार जरूर बेघर कर देता, अर्थात सत्ता से बाहर जरूर कर देता। इसलिए गुजरात में जो यहाँ एक दलित जाति के व्यक्ति ने आजाद उम्मीदवार के रूप में ये चुनाव जीता है, तो ये चुनाव उसने केवल अकेले दलितों के वोटों से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी व हार्दिक पटेल के समर्थन से ही जीता है, क्योंकि वोट बहुत कम है। और इनकी सीट पर कांग्रेस पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ही अपनी पार्टी का उम्मीदवार भी खड़ा नहीं किया था, जिससे अब ये पार्टी पर्दे के पीछे से देश में पर्दे के पीछे रहकर देश में जगह जगह भेजकर वह इसकी आड़ में जरूर कुछ न कुछ फायदा उठाना चाहती है, जिससे विशेषकर दलित वर्ग के लोगों को खास सावधान रहने की भी जरूरत है। और अब वास्तव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिनकी द्वेषपूर्ण, जातिवादी नफरत व धार्मिक उन्माद आदि को हर प्रकार का समर्थन देने वाली सोच व नीति से आज पूरे देश भर में अधिकतर लोग परेशान हैं व तनाव का जीवन जीने पर भी मजबूर हैं। इसके साथ साथ श्री नरेंद्र मोदी सरकार के खासकर गरीब, किसान, मजदूर व रोजगार विरोधी तथा बड़े बड़े पूंजीपति एवं धन्ना सेठ समर्थक विकास की असलियत के सामने आ जाने का ही परिणाम है कि श्री मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी अब ये लोग बीजेपी व श्री मोदी के चुनावी बहकावे में ज्यादा नहीं आए और अधिकांश इनके विरोध में ही वोट डाला है। इसके साथ ही इन्होंने कुछ मुट्ठी भर धन्ना सेठों व बड़े बड़े पूंजीपतियों तथा कट्टरवादी तत्वों के ही हिसाब से चलकर देश की अधिकतर आबादी का जीना काफी ज्यादा मुश्किल कर दिया है। इसके अलावा इनकी सोच व मंशा भी देश हित में सही व ईमानदार नहीं है, जिसकी वजह से ही इनको इस देश की जनता ने आजादी के बाद लगभग 70 वर्षों तक सत्ता से दूर रखा है।